नमस्कार, सुन लो यूपीएससी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसे दौर की पड़ताल करने जो यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से बेहद जरूरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूनिट 7 की प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन राज्य व्यवस्था, यानी 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी का समय। क्या आप जानते हैं कि आज के दक्षिण भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक नींव इसी दौर में यानी 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच रखी गई थी? ये दौर यूपीएससी के नजरिए से इतना क्रूशियल क्यों है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे। बिल्कुल, ये सत्र श्रोताओं को प्रारंभिक मध्ययुगीन प्रायद्वीपीय भारत की उन राजनीतिक संरचनाओं को समझने में मदद करेगा जो यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा फोकस किन राजवंशों पर रहेगा? हम मुख्य रूप से 3 बड़े खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे: कांचीपुरम के पल्लव, मदुरई के पांड्य और बादामी या वातापी के चालुक्य। कांचीपुरम के पल्लव, मदुरई के पांड्य और बादामी के चालुक्य। ठीक है। हाँ, और हमारा मिशन है इस यूनिट के हर पहलू को, हर बारीकी को विस्तार से समझना। कोई शॉर्टकट नहीं, ताकि यूपीएससी परीक्षा के लिए एक मजबूत ठोस आधार तैयार हो सके। और हमारे पास जानकारी के स्रोत क्या हैं इस दौर के लिए? देखिए, स्रोत काफी महत्वपूर्ण है। हमें जानकारी मिलती है पत्थर और तांबे की प्लेटों पर खुदे शिलालेखों से। ये संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु जैसी भाषाओं में है। पत्थर और तांबे के शिलालेख। और इसके अलावा चीनी तीर्थयात्रियों के विवरण भी बहुत काम के हैं, जैसे कि फाहियान, हुएनसांग और आइत्सिंग। इनके नाम याद रखना जरूरी है: फाहियान, हुएनसांग, आइत्सिंग। जरूर। फाहियान, हुएनसांग, आइत्सिंग। तो चलिए धारा 7.1 यानी प्रस्तावना से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत मतलब कौन सा इलाका? हाँ, ये स्पष्ट होना चाहिए। प्रायद्वीपीय भारत से हमारा मतलब है विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण का पूरा क्षेत्र। इसमें आज का महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जिसे दक्कन भी कहते हैं, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। अच्छा, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। जी, यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ओडिशा, हालांकि वो भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राज्य था उस समय, उसे हम इस चर्चा में प्रायद्वीपीय भारत में शामिल नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस विंध्य के दक्षिण पर है। समझ गई। अब अगर हम एक मोटा-मोटा कालानुक्रम देखें सिर्फ संदर्भ के लिए, तो दक्कन और तमिलनाडु में कौन-कौन सी बड़ी शक्तियां रहीं? हमारा मुख्य फोकस तो 6वीं से 8वीं सदी है, पर एक ओवरव्यू मिल जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। देखिए, दक्कन की बात करें तो सबसे पहले आते हैं चालुक्य, जिनका केंद्र था वातापी या बादामी। ये 6वीं से 8वीं सदी तक रहे। वातापी के चालुक्य 6वीं से 8वीं सदी। फिर इनके बाद आए राष्ट्रकूट, मान्यखेट के राष्ट्रकूट। जी। 8वीं से 10वीं सदी। मान्यखेट के राष्ट्रकूट 8वीं से 10वीं सदी। उनके बाद फिर से चालुक्य आए, लेकिन इस बार कल्याणी के चालुक्य 10वीं से 12वीं सदी। कल्याणी के चालुक्य 10वीं से 12वीं सदी। और फिर दक्कन में और भी महत्वपूर्ण राज्य उभरे, जैसे द्वारसमुद्र या हलेबिट के होयसल 12वीं से 14वीं सदी। द्वारसमुद्र, हलेबिट के होयसल 12वीं से 14वीं सदी। और वारंगल के काकतीय, ये भी 12वीं से 14वीं सदी। वारंगल के काकतीय। ठीक है, तो दक्कन में चालुक्य वातापी, राष्ट्रकूट मान्यखेट, चालुक्य कल्याणी, होयसल, द्वारसमुद्र और काकतीय वारंगल। बिल्कुल। अब अगर तमिलनाडु की तरफ देखें तो वहां हमें 6वीं से 9वीं सदी में मिलते हैं कांचीपुरम के पल्लव। कांचीपुरम के पल्लव 6वीं से 9वीं सदी। और उन्हीं के समकालीन मदुरई के पांड्या, ये भी 6वीं से 9वीं सदी। मदुरई के पांड्या 6वीं से 9वीं सदी। और फिर जो सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तमिल क्षेत्रीय राज्य बना, वो थे तंजौर के चोल। 9वीं से 13वीं सदी तक तंजौर के चोल। चोल साम्राज्य। हाँ, इनका तो बहुत नाम सुना है। जी हाँ, चोल वास्तव में बहुत प्रभावशाली थे। अच्छा, इन बड़ी शक्तियों के अलावा कई छोटी वंशानुगत राज्य व्यवस्थाएं भी थीं, जैसे गंग, कदम्ब, बाण वगैरह। गंग, कदम्ब, बाण। अच्छा। ये छोटे राज्य अक्सर क्या करते थे कि जो भी बड़ी शक्ति, मतलब दक्कन की या तमिल शक्ति ज्यादा ताकतवर होती थी, उसकी तरफ अपनी निष्ठा बदल लेते थे। एक तरह से पॉलिटिकल सर्वाइवल। समझ आता है। तो अब वापस अपने मुख्य फोकस पर आते हैं। 6वीं से 8वीं शताब्दी, इस दौर का क्या खास महत्व है? आपने शुरू में बताया था राज्यों का उदय हुआ। हाँ बिल्कुल, पहला महत्व तो यही है कि इस दौरान प्रायद्वीपीय भारत के कई इलाकों में राज्यों का उदय हुआ, और कई जगह तो ये पहली बार हो रहा था। मतलब संगठित राज्य व्यवस्थाएं बन रही थी। दूसरा,
दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्तर भारत से ब्राह्मण समुदायों का प्रवास बढ़ना। ये लोग दक्षिण की ओर आए। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्राह्मणवादी विचारधारा और संस्कृति का दक्षिण भारत में प्रसार हुआ, ठीक वैसे ही जैसे पूर्वी भारत में भी हुआ था। अच्छा, तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का दौर भी था। बिल्कुल। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि दक्षिण भारत ने समुद्री संपर्कों के माध्यम से विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार में एक अग्रणी, एक लीडिंग भूमिका निभाई। समुद्री संपर्क और संस्कृति का प्रसार, ये बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, और इस सबको समझने के लिए हमारे स्रोत वही हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया। शिलालेख जो संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु में है, और चीनी यात्रियों के खाते फाहियान, हुइनसांग, आइथिंग। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, फाहियान, हुइनसांग, आइथिंग। ठीक है, तो ये थी प्रस्तावना। अब हम धारा 7.2 पर आते हैं, प्रमुख राज्य और उनका क्षेत्रीय विस्तार। आपने बताया कि यहाँ उत्तर भारत जैसे विशाल मैदान नहीं थे। इसका राज्यों के विस्तार पर क्या असर पड़ा? देखिए, भौगोलिक बनावट का राजनीति पर सीधा असर पड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत में उत्तर के गंगा के मैदान जैसे बड़े सपाट और उपजाऊ मैदानों की कमी थी। ज्यादातर इलाका पठारी या पहाड़ी है। हाँ, दक्कन का पठार तो काफी विस्तृत है। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि राज्यों का विस्तार सीमित रहा। वो मुख्य रूप से कुछ प्रमुख नदी घाटियों के आसपास ही केंद्रित हो पाए, जैसे कृष्णा नदी घाटी, कावेरी नदी घाटी, तुंगभद्रा घाटी वगैरह। इन्हीं क्षेत्रों में कृषि सबसे अच्छी होती थी और आबादी भी ज्यादा थी। तो राज्य एक तरह से इन उपजाऊ इलाकों के केंद्र थे। हाँ, कह सकते हैं। और इन्हीं राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट क्षेत्रीय संस्कृतियों के उदय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कन्नड़ संस्कृति, तमिल संस्कृति, तेलुगु संस्कृति को आकार देने में इन राज्यों का बड़ा हाथ था। अच्छा, तो अब उन 3 प्रमुख राजवंशों की बात करते हैं जिनका आपने जिक्र किया, पल्लव, चालुक्य और पांड्य। पहले पल्लवों से शुरू करें। हाँ, पल्लव। इनकी शुरुआत थोड़ी पहले, लगभग 4वीं सदी में दक्षिणी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये दक्षिण की ओर बढ़े। दक्षिण की ओर कहाँ तक? इनका मुख्य केंद्र बना कांचीपुरम, जो पालर नदी के किनारे है। इनका शासनकाल मुख्य रूप से 6वीं सदी के मध्य से लेकर 9वीं सदी के अंत तक माना जाता है। 6वीं सदी मध्य से 9वीं सदी अंत तक। और क्षेत्र कौन सा था इनके अधीन? इनका क्षेत्र उत्तरी तमिल जिलों से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला था, और इसमें आंध्र प्रदेश के दक्षिणी जिले भी शामिल थे। इनका जो कोर एरिया था, मुख्य क्षेत्र, उसे तोंडेनाडु कहा जाता था। तोंडेनाडु। तोंडेनाडु पल्लवों का मुख्य क्षेत्र। कोई खास राजा जिसका जिक्र करना चाहें? हाँ, सिंह विष्णु का नाम आता है। सिंह विष्णु लगभग 550 से 580 ईस्वी। ऐसा माना जाता है कि पल्लव शक्ति के विस्तार का श्रेय इन्हीं को जाता है। शायद जब वो राजकुमार थे तब भी उन्होंने इसमें भूमिका निभाई। इनके बारे में हमें ताम्रपत्र अभिलेखों से जानकारी मिलती है। सिंह विष्णु 550 से 580 ईस्वी। ठीक है, अब चालुक्यों की बात करते हैं। चालुक्य। इनका शासन उत्तरी कर्नाटक में था और राजधानी थी बादामी, जिसे वतापी भी कहते हैं। ये आज के बीजापुर जिले में पड़ता है। बादामी या वातापी, उत्तरी कर्नाटक। जी। इस वंश का संस्थापक माना जाता है पुलकेशी प्रथम को। पुलकेशी प्रथम लगभग 543 से 566 ईस्वी। पुलकेशी प्रथम 543 से 566 ईस्वी। संस्थापक। हाँ, उन्होंने बादामी के पास एक पहाड़ी को किले में बदला और वहीं से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। उन्होंने आसपास के शासकों जैसे बनवासी के कदंब और कोंकण के मौर्यों पर विजय प्राप्त की। कदंब और मौर्यों पर विजय, तो शुरुआत काफी आक्रामक रही। बिल्कुल, लेकिन चालुक्य शक्ति अपने चरम पर पहुंची पुलकेशी द्वितीय के समय में। पुलकेशी द्वितीय, इनका शासनकाल है 609 से 642 ईस्वी। इसे याद रखिएगा, पुलकेशी द्वितीय 609 से 642 ईस्वी। पुलकेशी द्वितीय 609-642 ईस्वी। इनके समय में क्या हुआ? इनके समय में चालुक्य क्षेत्र का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। दक्षिण कर्नाटक के गंग और पश्चिमी तट के आलूप जैसे शासक उनके अधीन आ गए। उन्होंने लगभग पूरे कन्नड़ भाषी क्षेत्र को एक तरह से एकीकृत कर दिया। पूरे कन्नड़ भाषी क्षेत्र का एकीकरण, ये तो बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और वो यही नहीं रुके। उन्होंने उत्तर की ओर भी विस्तार किया। नर्मदा नदी के पार जाकर मालवा और दक्षिणी गुजरात तक पहुंच गए। वहां के लाट, मालव और गुर्जरों को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। नर्मदा नदी के पार, नर्मदा नदी तक पहुंच गए। ये तो उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे थे। बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी, सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि थी उत्तर भारत के शक्तिशाली सम्राट कन्नौज के हर्ष के विरुद्ध निर्णायक विजय हासिल करना। ये लड़ाई नर्मदा नदी के तट पर हुई थी।
हर्ष को हराना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। कन्नौज के हर्ष को नर्मदा के तट पर हराया, वाकई ये तो बहुत बड़ी जीत थी पुलकेशी द्वितीय की। जी हाँ। इसके बाद उन्होंने पूर्वी दक्कन और तटीय आंध्र प्रदेश, खासकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा के इलाके में भी अभियान किए, और यहीं से उनका पल्लवों के साथ सीधा संघर्ष शुरू हुआ। अच्छा, तो पूर्वी दक्कन के अभियान से पल्लवों से टकराव शुरू हुआ। उस समय पल्लव राजा कौन थे? उस समय पल्लव राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका काल है लगभग 580 से 630 ईस्वी। महेंद्र वर्मन प्रथम 880 से 630 ईस्वी। तो पुलकेशी द्वितीय और महेंद्र वर्मन प्रथम समकालीन थे। हाँ, और इस टकराव में शुरू में पल्लवों की हार हुई। चालुक्य सेना पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तक घुस आई थी। कांचीपुरम तक? ये तो पल्लवों के लिए बड़ा झटका रहा होगा। जरूर। पुलकेशी द्वितीय ने इस जीत के बाद आंध्र का जो इलाका जीता था, वहां अपने भाई विष्णुवर्धन को शासक नियुक्त कर दिया, और इसी से एक नई राजवंश की नींव पड़ी, वेंगी के पूर्वी चालुक्य। वेंगी के पूर्वी चालुक्य, ये पुलकेशी द्वितीय के भाई ने शुरू किया। दिलचस्प। जी, लेकिन पल्लव भी चुप नहीं बैठे। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उनके बेटे आए नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, इनका काल क्या था? नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी। याद रखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी। ये पुलकेशी द्वितीय के योग्य प्रतिद्वंदी साबित हुए। अच्छा, तो इन्होंने बदला लिया? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने चालुक्य क्षेत्र पर आक्रमण किया और न सिर्फ अपनी हार का बदला लिया, बल्कि चालुक्यों की राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया। इसका प्रमाण हमें उनके शिलालेखों से मिलता है। बादामी पर कब्जा? ये तो पासा ही पलट गया। जी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने श्रीलंका में एक नौसैनिक अभियान भेजा। श्रीलंका में? क्यों? वहां एक श्रीलंकाई राजकुमार थे, मनोवर्मा। वो उत्तराधिकार के संघर्ष में उलझे हुए थे, और उन्होंने पल्लव दरबार में शरण ली थी। नरसिंह वर्मन ने उनकी मदद के लिए सेना भेजी। मनोवर्मा की मदद? तो पल्लवों का प्रभाव श्रीलंका तक था? हाँ, ये उनकी शक्ति और पहुंच को दिखाता है। खैर, इसके बाद भी चालुक्यों और पल्लवों के बीच शत्रुता चलती रही, लेकिन कोई बहुत बड़ा निर्णायक परिवर्तन नहीं हुआ। बीच में लगभग 3 दशकों का एक शांतिकाल भी आया। शांतिकाल कब? ये था चालुक्य राजा विजयादित्य 696 to 733 ईस्वी, और उनके पल्लव समकालीन राज सिंह 691 to 729 ईस्वी के समय में। विजयादित्य 696 से 733 ईस्वी और राज सिंह 691 से 729 ईस्वी। विजयादित्य और राज सिंह, इस शांतिकाल में क्या खास हुआ? इस दौर में वास्तुकला का काफी विकास हुआ, खासकर जो शुरुआती संरचनात्मक मंदिर हैं, जिन्हें हम द्रविड़ शैली के शुरुआती उदाहरण मानते हैं, उनका निर्माण इसी काल में हुआ। द्रविड़ शैली के मंदिर? तो शांतिकाल कला के लिए अच्छा रहा? हाँ, और एक और बात, राज सिंह के शासनकाल में चीन में दूतावास भी भेजा गया था। चीन में दूतावास? ये कूटनीतिक संबंधों को दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन राज सिंह के बाद पल्लवों में एक उत्तराधिकार का संकट आया। उनका कोई सीधा वारिस नहीं था। तो फिर राजा कौन बना? ये बहुत दिलचस्प घटना है। तब कांचीपुरम के जो अधिकारी थे, शहर के प्रमुख नागरिक थे, और जो ब्राह्मण विद्वान थे, उन्होंने मिलकर एक दूर के स्थान से एक पार्श्व वंश के लड़के को चुना। उनका नाम था नंदीवर्मन द्वितीय। नंदीवर्मन द्वितीय? इनका चुनाव अधिकारियों और नागरिकों ने किया? हाँ, नंदीवर्मन द्वितीय। इनका शासनकाल काफी लंबा रहा, 731 से 796 ईस्वी। नंदीवर्मन द्वितीय 731 से 796 ईस्वी। इनके समय में भी युद्ध जारी रहे, खासकर दक्षिण में पांड्यों के साथ इनका काफी संघर्ष चला। तो पल्लव बने रहे, चालुक्यों का क्या हुआ? चालुक्यों का पतन हो गया। लगभग 750 ईस्वी के आसपास दक्कन में एक नई शक्ति उभरी, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों ने बादामी के चालुक्यों को हटा दिया और उनकी जगह ले ली। राष्ट्रकूटों का उदय लगभग 750 ईस्वी। हाँ, और राष्ट्रकूट भी काफी विस्तारवादी थे। उन्होंने भी उत्तर में विंध्य के पार और दक्षिण की ओर अपने राज्य को बढ़ाने की नीति जारी रखी। तो शक्ति का केंद्र बदल गया, लेकिन संघर्ष जारी रहा। अच्छा, ये जो लगातार युद्ध होते थे, इनका मकसद क्या सिर्फ क्षेत्रीय विस्तार था या कुछ और भी? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, युद्ध का मकसद हमेशा सिर्फ जमीन हड़पना नहीं होता था। अक्सर लक्ष्य होता था प्रतिद्वंदी राजा को अधीन करना, उससे श्रद्धांजलि वसूलना और युद्ध में लूटपाट करना। जो ताम्रपत्रों में राजाओं की प्रशस्तियां मिलती हैं, उनमें इस बात पर काफी जोर दिया जाता है कि राजा ने कितने शत्रुओं को हराया, कितनी संपत्ति लूटी। अच्छा, मतलब अधीनता और लूट भी महत्वपूर्ण थे। हाँ,
और इन युद्धों का एक अप्रत्यक्ष परिणाम भी होता था। जब सेनाएं अलग अलग इलाकों से गुजरती थीं तो जनजातीय समुदायों तक नई संस्कृति और नई राजनीतिक विचार पहुंचते थे। कई जनजातीय इलाके राजनीतिक प्रभाव में आने लगे। जनजातीय क्षेत्रों का एकीकरण। हाँ, एक तरह से अधिपति और अधीनस्थ शासकों का एक नेटवर्क बनने लगा, हालांकि अक्सर काफी कमजोर और लचीला होता था। कुछ जनजातीय प्रमुखों ने तो खुद ही छोटे छोटे राज्य भी स्थापित कर लिए। ये तो समाज पर गहरा असर डाल रहा होगा। बिल्कुल। युद्ध और नई राजनीतिक संरचनाओं के कारण लोग अवसरों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पलायन भी करते थे। इससे कृषि का विस्तार हुआ, जंगलों को काटकर खेत बनाए गए। कृषि का विस्तार, और इसमें ब्राह्मणों की क्या भूमिका थी? आपने शुरू में उनके प्रवास का जिक्र किया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 7वीं-8वीं शताब्दी में शासकों ने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना शुरू किया, जिसे ब्रह्मदेय कहते थे। इन अनुदानों से ब्राह्मणों के लिए नई बस्तियां बसाई गईं। ब्रह्मदेय, इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसके कई प्रभाव पड़े। एक तो, जैसा मैंने कहा, कृषि भूमि का विस्तार हुआ। इन ब्रह्मदेय बस्तियों में अक्सर सिंचाई की सुविधाएं, खासकर तालाबों से सिंचाई का विकास किया गया। दूसरा, नए तरह के भूमि संबंध बने। सबसे ऊपर ब्राह्मण भूस्वामी होते थे और उनके नीचे उनके काश्तकार। तो सामाजिक संरचना बदल रही थी। वर्ण व्यवस्था का क्या स्थान था? शासकों को वर्ण विचारधारा की जानकारी तो थी, उनके ताम्रपत्रों में इसका उल्लेख मिलता है, और वो वर्ण व्यवस्था बनाए रखने पर गर्व भी करते थे। लेकिन समाज असल में कितना सख्ती से 4 वर्णों में बटा हुआ था, इस पर संदेह है। व्यवहारिक रूप से शायद उतनी कठोरता न रही हो। तो फिर समाज का आधार क्या था? वर्ण नहीं तो? समुदाय ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। लोग अक्सर अपने पेशेवर समूहों से पहचाने जाते थे, जैसे चरवाहे, सुनार, व्यापारी वगैरह। पेशेवर समूह। और क्या कुछ व्यवसायों को निम्न माना जाता था? हाँ, कुछ काम थे जिन्हें निम्न समझा जाता था, जैसे चमड़े का काम। ऐसे काम करने वाले लोगों को समाज के सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था, और कुछ को तो गुलाम भी माना जाता था। तो समाज में स्तरीकरण था, लेकिन शायद वो सिर्फ वर्ण पर आधारित न होकर पेशे पर भी आधारित था। हाँ, ऐसा लगता है। चलिए अब धारा 7.3 पर आते हैं। राजतंत्रीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? हाँ, राजा और उसके शासन के बारे में बात करते हैं। ये राजनीतिक संगठन काफी सरल प्रकार का था। राजा ही राज्य का मुखिया होता था, ये तो स्पष्ट है। और उत्तराधिकार? राजा के बाद राजा कौन बनता था? सामान्य नियम तो वंशानुगत था, और अक्सर ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़े बेटे को गद्दी मिलती थी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। कई बार विचलन भी देखने को मिलते हैं। विचलन मतलब कभी भाई बन गया या कोई और रिश्तेदार। और जब ऐसा होता था तो अक्सर पारिवारिक झगड़े होते थे, यहां तक कि गृह युद्ध की नौबत भी आ जाती थी। अच्छा, तो गद्दी के लिए लड़ाई आम बात थी। हाँ, और कभी-कभी राजा के चयन में दूसरे कारक भी भूमिका निभाते थे। हमने पल्लव राजा नंदीवर्मन द्वितीय का उदाहरण देखा था ना। हाँ, जिन्हें अधिकारियों, नागरिकों और विद्वानों ने चुना था। बिल्कुल। उनके चयन में मात्र और मूल प्रकृतिज जैसे समूहों की भूमिका का उल्लेख मिलता है। तो ये दिखाता है कि सिर्फ जन्म ही काफी नहीं था, दूसरे समूहों का समर्थन भी जरूरी हो सकता था। ये मात्र और मूल प्रकृति कौन थे? ये संभवतः राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारी या प्रभावशाली समूह रहे होंगे। ठीक पहचान थोड़ी मुश्किल है, पर इनका प्रभाव था। ठीक है। राजा की छवि कैसी होती थी? मतलब किस तरह के राजा की इज्जत ज्यादा होती थी? राजा की प्रतिष्ठा तब बढ़ती थी जब वो एक महान योद्धा होने के साथ साथ बुद्धिजीवी भी हों। मतलब लड़ाई भी जीतें और कला साहित्य का ज्ञान भी रखे। योद्धा और बुद्धिजीवी, कोई उदाहरण? हाँ, पल्लव राजा महेंद्रवर्मन प्रथम, इनके बारे में कहा जाता है कि वो महान योद्धा भी थे और उन्होंने नाटक भी लिखे। राजाओं की प्रशस्ति यानी जो उनकी तारीफ में लेख लिखे जाते थे, उनमें इस दोहरी छवि पर बहुत जोर दिया जाता था। प्रशस्ति, इनमें और क्या होता था? इनमें राजा की वंशावली को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता था। सभी शासक परिवार अपने लिए लंबी लंबी पौराणिक वंशावलियां गढ़वाते थे। पौराणिक वंशावली क्यों? ताकि वो अपनी प्राचीनता और दिव्य उत्पत्ति का दावा कर सकें। ये दिखाया जा सके कि उनका शासन कोई नई बात नहीं, बल्कि वो तो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और शायद देवताओं से जुड़े हैं। इससे उनकी वैधता बढ़ती थी। वैधता यानी लेजिटिमेशन, ये कैसे हासिल की जाती थी वंशावली के अलावा? इसके लिए शासक बड़े बड़े वैदिक अनुष्ठान करवाते थे, जैसे हिरण्यगर्भ, अग्निष्टोम, अश्वमेध यज्ञ।
इन यज्ञों को करने से वो अपनी क्षत्रिय स्थिति का दावा करते थे और समाज में अपनी सत्ता को धार्मिक स्वीकृति दिलाते थे। हिरण्यगर्भ, अग्निष्टोम, अश्वमेध ये नाम महत्वपूर्ण है। हिरण्यगर्भ, अग्निष्टोम, अश्वमेध। और इन यज्ञों को करवाने के लिए ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, ब्राह्मण ही इन जटिल यज्ञों को करवा सकते थे। इसलिए शासकों और ब्राह्मणों के बीच एक तरह का गठबंधन जरूरी था। शासक उन्हें संरक्षण और दान देते थे, ब्राह्मण उन्हें वैधता प्रदान करते थे। और पल्लवों का वो ब्रह्म क्षत्रिय वाला दावा? हाँ, पल्लवों का दावा था कि वो ब्रह्म क्षत्रिय हैं। इसका मतलब था कि उनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुण और दर्जा हैं। ये उनकी विशेष स्थिति को दिखाता था, शायद ये दिखाने के लिए कि वो धार्मिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में श्रेष्ठ हैं। दिलचस्प। तो ये थी राजतंत्रीय व्यवस्था। अब आते हैं धारा 7.4 पर, प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्या राजा के पास मंत्रियों की एक परिषद होती थी? देखिए, अभिलेखों में अमात्य शब्द का उल्लेख तो मिलता है, जो मंत्री के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या एक नियमित व्यवस्थित मंत्री परिषद होती थी? इस पर विद्वानों में थोड़ी असहमति है। पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। तो फिर शासन चलता कैसे था? ऐसा लगता है कि ज्यादातर एक या दो ही मुख्य अधिकारी होते थे जो बहुत सक्रिय होते थे। कभी कभी उन्हें अमात्य या मंत्री कह दिया जाता था। ये अधिकारी अक्सर सैन्य नेता, सेनापति और नागरिक अधिकारी दोनों की भूमिका निभाते थे। सेनापति और नागरिक अधिकारी दोनों एक ही व्यक्ति? हाँ, अक्सर ऐसा होता था। संस्कृत में नागरिक अधिकारी के लिए अज्ञप्ति और तमिल में आनत्ति जैसे शब्द मिलते हैं। अजनप्ति या आनत्ति, कोई उदाहरण है ऐसे अधिकारी का? हाँ, पल्लव राजा नंदीवर्मन द्वितीय पल्लवो मल्ला, जिनका काल था 731-96 ईस्वी, उनके शासनकाल में एक अधिकारी थे उदयचंद्र। उदयचंद्र। इन्होंने सैन्य और नागरिक दोनों तरह के कर्तव्य निभाए और कई युद्धों में राजा की मदद की। ये अधिकारी सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि सुसंस्कृत भी होते थे। उदयचंद्र नंदीवर्मन द्वितीय के समय में? जी। 8वीं शताब्दी के आसपास के अभिलेखों में हमें अमात्य या सेनापति जैसे पदों के साक्ष्य ज्यादा मिलने लगते हैं। ये शायद दिखाता है कि धीरे धीरे दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रशासनिक ढांचा विकसित हो रहा था। और सेना, क्या स्थायी सेना होती थी? कुछ हद तक स्थायी सेना होती थी। इसमें मुख्य रूप से पैदल सैनिक होते थे। कुछ हाथी और घुड़सवार सेना भी होती थी, लेकिन शायद पैदल सेना जितनी बड़ी नहीं। और नौसेना? पल्लवों के बारे में सुना था? हाँ, पल्लवों के पास नौसेना भी थी। हमने 7वीं सदी में उनके श्रीलंका अभियान का जिक्र किया था। 8वीं सदी में भी कुछ द्वीपों पर विजय के संकेत मिलते हैं जो नौसेना की मौजूदगी को पुख्ता करते हैं। ठीक है, अब प्रशासन की इकाइयों पर आते हैं। राज्य को कैसे बांटा गया था? इस बारे में जानकारी थोड़ी कम है, लेकिन कुछ शब्द मिलते हैं जिनसे प्रशासनिक प्रभागों का अंदाजा लगता है, जैसे आहार, विषय, राष्ट्र और नाडु। आहार, विषय, राष्ट्र, नाडु। हाँ, अब ये शब्द किस स्तर की इकाई के लिए इस्तेमाल होते थे, यह संदर्भ पर निर्भर करता था। कभी कभी ये पूरे राज्य के लिए भी इस्तेमाल हो जाते थे, तो कभी बुनियादी प्रशासनिक इकाइयों के लिए। नाडु शब्द तो दक्षिण भारत में काफी आम लगता है। बिल्कुल, नाडु पदनाम सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में मिलता है। बाकी शब्द जैसे आहार, विषय, राष्ट्र ये संस्कृत मूल के थे। इन इकाइयों के अधिकारी भी होते होंगे? हाँ जरूर, जैसे विषयापति, राष्ट्राधिपति या नाडु व्यवन। शाही आदेश पत्रों या चार्टरों की शुरुआत में अक्सर इन अधिकारियों का उल्लेख होता है, जो इनके महत्व को दिखाता है। विषयापति, राष्ट्राधिपति, नाडु व्यवन। विषयापति, राष्ट्राधिपति, नाडु व्यवन। क्या पल्लवों के प्रशासन में कुछ खास था? हाँ, पल्लवों के यहाँ एक और प्रशासनिक इकाई का जिक्र मिलता है जिसे कोट्टम कहते थे। ये नाडु या राष्ट्र से ऊपर की इकाई होती थी। हर कोट्टम में कई नाडु शामिल होते थे। कोट्टम, ये पल्लव विशिष्टता थी। और सबसे निचले स्तर पर यानी गांव का प्रशासन कैसे चलता था? गांव सबसे छोटी क्षेत्रीय इकाई थी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें 8वीं सदी और उसके बाद के अभिलेखों से ही ज्यादा मिलती है। अच्छा। चालुक्य क्षेत्र में गांव के अधिकारी को गमुंड कहा जाता था। गमुंड? जैसे महाजन, सभा या ऊर। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम थे। ये असल में गांव के प्रमुख निवासियों का समूह होते थे और स्थानीय प्रशासन में इनकी बड़ी भूमिका होती थी। महाजन, सभा, ऊर, ये गांव की पंचायतें जैसी थी? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। ये स्थानीय मामले देखते थे, शायद जमीन के रिकॉर्ड रखते थे, झगड़े सुलझाते थे। एक और महत्वपूर्ण ग्राम अधिकारी था, करणिक, जो लेखाकार यानी अकाउंटेंट का काम करता था। करणिक यानी अकाउंटेंट, ठीक है।
अब सबसे जरूरी सवाल, राजस्व प्रणाली कैसी थी? राज्य की आमदनी कहाँ से होती थी? राजस्व प्रणाली के बारे में पल्लव राज्य के संदर्भ में एक कार्यालय का नाम मिलता है, नीलायकलम। ये शायद राजस्व विभाग रहा होगा। नीलायकलम, राजस्व कार्यालय। और आय के स्रोत? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो भू राजस्व ही था, जमीन से मिलने वाला टैक्स। लेकिन सिर्फ यही नहीं था। और क्या था? विभिन्न व्यवसायों पर भी कर लगाए जाते थे। अभिलेखों में सुनार, कसेरा यानी बर्तन बनाने वाले, तेली, तेल निकालने वाले, बुनकर, पशुपालक, ताड़ी निकालने वाले, इन सब पर लगने वाले करों का बार बार उल्लेख मिलता है। मैं दोहराता हूं, सुनार, कसेरा, तेली, बुनकर, पशुपालक, ताड़ी निकालने वाले। इतने सारे व्यवसायों पर कर? हाँ, इसके अलावा विवाह पर और घरों पर भी कर लगता था। बाजारों में और सड़कों पर बिक्री कर और चुंगी वसूली जाती थी। बिक्री कर और चुंगी भी? एक और खास बात थी, नमक निर्माण। नमक बनाना राज्य का विशेषाधिकार था। मतलब सिर्फ राज्य या उसकी अनुमति से ही नमक बनाया जा सकता था। और जो लोग नमक बनाते थे उन्हें सरकार को किराया देना पड़ता था। नमक पर राज्य का नियंत्रण। और अगर किसी की मृत्यु बिना वारिस के हो जाए तो उसकी संपत्ति सरकार की हो जाती थी। अच्छा, क्या सिक्के चलते थे उस समय? विभिन्न राज्यों द्वारा जारी किए गए सिक्कों का प्रचलन था, लेकिन शायद बहुत ज्यादा नहीं था। मतलब लेन देन में वस्तु विनिमय या दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल होता होगा। सिक्कों का प्रचलन सीमित था। तो ये थे राजस्व के स्रोत। अब राज्य की गतिविधियां क्या थीं? मतलब सरकार करती क्या थी टैक्स लेने के अलावा? राज्य कई तरह के काम करता था। एक तो सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना। राजा कृषि के लिए भूमि सुधार में काफी रुचि लेते थे। ये जानकारी हमें खासकर ब्रह्मदेय निर्माण से जुड़े अभिलेखों से मिलती हैं, जिनमें सिंचाई के साधन बनाने का जिक्र होता है। सिंचाई और कृषि सुधार, पल्लवों का वो नाम याद है? हाँ, पल्लव राजाओं का एक पसंदीदा पदनाम था काडुवेत्ती। काडुवेत्ती तमिल में इसका मतलब होता है वन काटने वाला। ये उनके कृषि विस्तार की नीति को दिखाता है। काडुवेत्ती, वन काटने वाला। और क्या करते थे राजा? मंदिरों और नगरों का निर्माण करवाना। इसमें राजाओं का व्यक्तिगत हित भी होता था। इससे उनकी उपस्थिति और प्रजा के बीच प्रतिष्ठा बढ़ती थी। साथ ही इससे कला और वास्तुकला को भी बढ़ावा मिलता था। मंदिर निर्माण? हाँ, और मंदिर निर्माण जैसी बड़ी परियोजनाओं से बड़ी संख्या में कारीगरों को काम मिलता था। हमें यह भी पता चलता है कि कारीगर काम की तलाश में लंबी दूरी तय करते थे। जैसे कांचीपुरम के कारीगर बदामी जाते थे और बदामी के कांचीपुरम आते थे। कारीगरों की गतिशीलता, ये दिलचस्प है। अच्छा, धर्म और न्याय के बारे में क्या? राजा की क्या भूमिका थी? राजाओं की अपनी धार्मिक मान्यताएं होती थी। वो किसी न किसी देवता के उपासक होते थे। कभी कभी धार्मिक कट्टरता के उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे 7वीं शताब्दी में एक पल्लव और एक पांडे राजा का उल्लेख है, जिन्होंने जैनियों पर अत्याचार किए। जैनियों पर अत्याचार? हाँ, लेकिन ये अपवाद थे। आमतौर पर राजा उदार होते थे और अपने राज्य के सभी धर्मों और पंथों को संरक्षण देते थे। आमतौर पर धार्मिक सहिष्णुता थी। और न्याय व्यवस्था? न्याय राजा के दरबार में भी होता था, जिसे अधिकरणम कहा जाता था, और स्थानीय स्तर पर भी न्याय सभाएं होती थीं, जिन्हें धर्मासन कहते थे। अधिकरणम और धर्मासन, क्या न्याय निष्पक्ष होता था? इस पर एक दिलचस्प टिप्पणी मिलती है मत्तविलास प्रहसन नाम के एक ग्रंथ में। मत्तविलास प्रहसन, ऐसा माना जाता है कि इसे पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा था। महेंद्र वर्मन प्रथम का लिखा नाटक, उसमें क्या है? उसमें एक जगह व्यंग किया गया है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष नहीं होता था और अमीर लोग जजों को प्रभावित कर सकते थे। तो ये एक तरह का सामाजिक कटाक्ष है। तो ये थी प्रशासनिक व्यवस्था। अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, धारा 7.5। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच की राजनीतिक प्रक्रियाएं। मतलब ये राज्य व्यवस्थाएं असल में काम कैसे करती थीं, इतिहासकार इन्हें कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, खासकर यूपीएससी के एनालिटिकल सवालों के लिए। देखिए, इन राज्य व्यवस्थाओं को समझने के अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। जो पारंपरिक इतिहास लेखन था, वो तथ्यों को जमा करने पर जोर देता था, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं के बीच के गहरे संबंध को नहीं समझ पाया। मतलब राज्य कैसे बने, इसमें समाज की संरचना का क्या रोल था, ये सब वो नहीं देख पाए। तो वो क्या करते थे? वो अक्सर इन राज्यों को आधुनिक राज्यों जैसी बड़ी बड़ी मशीनरी वाले साम्राज्यों के रूप में महिमा मंडित करते थे। इसमें साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी दोनों तरह के दृष्टिकोणों का प्रभाव था।
अच्छा, फिर कौन सा दृष्टिकोण आया? फिर आया मार्क्सवादी इतिहास लेखन। उन्होंने भारतीय सामंतवाद का सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत मुख्य रूप से प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में जो भूमि अनुदान दिए जाते थे उस पर आधारित था। भारतीय सामंतवाद। हाँ, ये पहला गंभीर प्रयास था जिसने सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजा और किसान का सीधा संबंध नहीं था, बल्कि बीच में बिचौलियों की एक पूरी पदानुक्रमित संरचना थी। बिचौलियों की संरचना, जी। हालांकि इस दृष्टिकोण की भी अपनी सीमाएं थीं। ये मॉडल ज्यादातर यूरोपीय सामंतवाद से प्रभावित था और ये मानता था कि ये व्यवस्था तब पैदा हुई जब पहले की केंद्रीकृत राज्य प्रणाली जैसे मौर्य साम्राज्य टूट गई या राजनीतिक विखंडन हुआ। मतलब इसे एक संकट के तौर पर देखा गया। तो ये मौर्य साम्राज्य के टूटने से निकला। मार्क्सवादी मॉडल ऐसा मानता था, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर मौर्य काल की जो राज्य व्यवस्थाएं थीं, उन्हें राज्य शक्ति में संकट या विखंडन के बजाय राज्य समाज के द्वितीय गठन, सेकेंडरी फॉर्मेशन के रूप में देखना चाहिए। मतलब ये पतन नहीं, बल्कि एक नए तरह का विकास था। द्वितीय गठन, अच्छा। तो फिर भूमि अनुदान वाली बात का क्या हुआ? भूमि अनुदान प्रणाली, जो ब्राह्मणों और अधिकारियों दोनों को उनकी सेवा के लिए दी जाती थी, उसका फिर से परीक्षण किया गया। इससे सामंत सामंती नेटवर्क, समानता फ्यूडिटरी नेटवर्क के उदय की बात सामने आई। सामंत सामंती नेटवर्क, ये क्या है? ये एक ऐसा नजरिया है जो मानता है कि राज्य में सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि कई छोटे बड़े स्थानीय प्रमुख या सामंत होते थे जिनका अपना प्रभाव क्षेत्र होता था। राजा इन सामंतों के साथ एक तरह का नेटवर्क बनाकर शासन करता था। तो ये सामंतवाद से अलग है? हाँ, ये उससे थोड़ा अलग है। इसी के जवाब में एक और दृष्टिकोण आया, एकीकृत राज्य व्यवस्था। एकीकृत राज्य व्यवस्था, हाँ, ये सामंती मॉडल की विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के उलट कहता है कि ये व्यवस्था असल में राज्य को एकीकृत कर रही थी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि विभिन्न भूमिकाओं और सेवाओं के आधार पर सामंत पदानुक्रम में रैंकिंग होती थी। सामंत को राजनीतिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया, ना कि सिर्फ एक विकेंद्रीकरण का प्रतीक। मतलब सामंत व्यवस्था को राज्य को जोड़ने वाला तत्व माना गया। बिल्कुल। इस मॉडल में माना गया कि ये रैंकिंग ही स्थानीय और उससे बड़े स्तर पर मध्यवर्ती क्षेत्र राजनीतिक संगठन का आधार थी। ये राज्य को एक साथ ला रही थी। तो कौन सा मॉडल ज्यादा उपयुक्त है इस दौर के लिए, सामंत नेटवर्क या एकीकृत राज्य? देखिए, ऐसा लगता है कि सामंती नेटवर्क वाला विश्लेषणात्मक उपकरण दक्कन और आंध्र की प्रारंभिक मध्ययुगीन 6वीं से 13वीं सदी राज्य व्यवस्थाओं को समझने के लिए ज्यादा क्षमता रखता है। वहां हमें ये मध्यवर्ती स्तरों की एक श्रेणीबद्ध पदानुक्रम के रूप में ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अच्छा, तो दक्कन के लिए सामंत नेटवर्क। अब जरा दक्कन की राज्य व्यवस्थाओं यानी चालुक्य और बाद में राष्ट्रकूट को इस नजरिए से देखते हैं। हाँ, दक्कन की ये राज्य व्यवस्थाएं काफी हद तक उत्तरी भारत की गुप्त राजनीति और दक्कन आंध्र में गुप्तों के समकालीन राज्यों जैसे वाकाटक, कदंब, विष्णुकुंडी या शुरुआती पल्लवों की परंपरा का ही अनुसरण कर रही थीं। वाकाटक, कदंब, विष्णुकुंडी, पल्लव। इनकी विशेषताएं वही थीं, राजतंत्र, वंशानुगत उत्तराधिकार और अक्सर ज्येष्ठ पुत्र का नियम। लेकिन तमिलनाडु की तुलना में यहाँ कुछ क्षेत्रीय अंतर थे। क्या अंतर थे दक्कन और तमिलनाडु में? कई अंतर थे, जैसे उत्तरी ब्राह्मणवादी शास्त्रीय ग्रंथों और संस्थानों का प्रभाव कितना और कैसा था, ये अलग था। पहले से मौजूद जो गैर संस्कृत स्थानीय परंपराएं थीं, वो भी अलग थीं। और भौगोलिक अंतर तो थे ही, दक्कन का पठार बनाम तमिलनाडु के तटीय मैदान। इससे उनके संसाधन आधारों में भी भिन्नता थी। दक्कन की खास भौगोलिक विशेषताएं क्या थीं? दक्कन में निरंतर कृषि वाले क्षेत्र कम थे। व्यापारिक गतिविधियों और शिल्प संगठन ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ये प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से ही था। साथ ही पहाड़ी और जंगली इलाके बहुत थे, जहां कई स्थानीय और जनजातीय मुखिया रहते थे। तो इन मुखियाओं को काबू में रखना मुश्किल होता होगा? बिल्कुल। स्थायी क्षेत्रीय राज्यों के लिए इन विविध क्षेत्रों को पूरी तरह एकीकृत करना बहुत मुश्किल था। तो नतीजा क्या निकला? चालुक्य और राष्ट्रकूट राज्य कैसे थे? सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था और संस्थानों जैसे ब्रह्मदेव मंदिर पर आधारित तो थे, लेकिन वो ज्यादातर ढीले ढाले सामंत प्रकार के राज्य बने रहे। उनमें संकट की संभावना हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये सामंती व्यवस्था की प्रकृति में ही था। संकट कैसा?
मुखियाओं के बीच रैंकिंग को लेकर, शक्ति संरचना को लेकर, कोई भी मुखिया जिसके पास सैन्य क्षमता होती थी वो पलड़ा अपनी तरफ झुका सकता था या विद्रोह कर सकता था। अच्छा, और प्रशासन क्या केंद्रीकृत था? नहीं, केंद्रीकृत प्रशासन का विकास नहीं हो पाया। हाँ, केंद्रीकृत कराधान प्रणाली और एक श्रेणीबद्ध नौकरशाही थी, लेकिन कोई उचित स्थायी सेना नहीं थी। राजधानी में कुछ शाही सैनिक होते थे और बाकी सेना सामंतों या छोटे शासकों द्वारा नियंत्रित छोटे छोटे लड़ाकू समूहों से बनती थी। स्थायी सेना नहीं थी तो राजा लड़ते कैसे थे? वो अपने सामंतों पर निर्भर करते थे। शासक बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक वगैरह। ये शायद उनकी अनिश्चित शक्ति को ही दर्शाता था। उपाधियां शक्ति की कमी को छिपाने के लिए। हाँ, कह सकते हैं। जो बड़े अधिकारी होते थे, जैसे महासंधि विग्रहिक, युद्ध और शांति मंत्री, या महादंडनायक, मुख्य सेनापति या न्यायाधीश, महासंधि विग्रहिक, महादंडनायक, ये अक्सर शाही परिवारों के रिश्तेदारों या छोटे प्रमुखों सामंतों में से ही नियुक्त किए जाते थे। तो प्रशासन में भी सामंतों का दबदबा था? काफी हद तक। स्थानीय सरकार की बात करें तो इकाइयां थीं, विषय, राष्ट्र, देश वगैरह, जिनके प्रमुख विषयापति देशाधिकारी कहलाते थे। गांव के स्तर पर महाजन होते थे, जो जमीन, उत्पादन, पुनर्वितरण और स्थानीय प्रशासन को नियंत्रित करते थे। ये प्रशासनिक विभाजन केंद्रीय सत्ता ने नहीं बनाए थे, बल्कि ये स्वाभाविक रूप से विकसित हुए क्षेत्र थे जिन्हें सत्ताधारी शक्तियों ने मान्यता दे दी थी। तो संक्षेप में, दक्कन के राज्य ढीले ढाले मुखिया तंत्र थे जिन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था और राजशाही ने एक साथ जोड़ा हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक अच्छा सारांश है दक्कन की स्थिति का। चलिए, अब पल्लव और पांड्य राज्यों की बात करते हैं। तमिलनाडु में क्या उनकी व्यवस्था भी ऐसी ही थी? इनमें कुछ समानताएं थीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी थे। पहले पल्लवों को देखते हैं। इनका शासन था तोंडे मंडलम पर। तोंडे मंडलम, ये कौन सा इलाका था, फिर से बताएंगे? हाँ, तोंडे मंडलम यानी पालार और चेय्यार नदियों की घाटी। इसमें आज के चिंगलेपोर्ट, उत्तरी अर्काट, दक्षिणी अर्काट, पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कुछ हिस्से आते हैं। पालार चेय्यार घाटी। ठीक है। और पांड्य? पांड्यों का शासन दक्षिणी तमिलनाडु में था, यानी वैगई और ताम्रपर्णी नदियों की घाटी। इसमें आज के मदुरै, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले आते हैं। इसे पांडीनाडु भी कहते थे। वैगई, ताम्रपर्णी घाटी या पांडीनाडु। तोंडे मंडलम पल्लव और पांडीनाडु पांड्य। जी, ये दोनों ही राज्य ब्राह्मणवादी सामाजिक राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव में विकसित हुए। पल्लवों की उत्पत्ति के बारे में क्या पता है? क्या वो स्थानीय थे? पल्लवों की उत्पत्ति थोड़ी रहस्यमय है। आंध्रा में उनकी अलग अलग शाखाएं थी। उनके शुरुआती अनुदान अक्सर सैन्य शिविरों से जारी किए गए हैं, जो उनकी अस्थिर स्थिति का संकेत देता है। ऐसा लगता है कि वो एक स्थायी क्षेत्रीय आधार की तलाश में थे, जो उन्हें आखिरकार कांचीपुरम के आसपास मिला। कुछ विद्वान मानते हैं कि वो शायद मूल रूप से पशुपालक मुखिया रहे होंगे। पशुपालक मुखिया से राजा, ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, पल्लवों ने उत्तर भारत की गुप्त प्रकार की प्रशासनिक मशीनरी, जैसे अमात्य, राष्ट्रिक जैसे पद विरासत में अपनाए। उनके यहाँ अक्सर शाही उपदेशक और मंत्री का पद एक ही व्यक्ति के पास होता था, जो आमतौर पर ब्राह्मण या ब्रह्मश्रीराज कहलाता था। ब्रह्मश्रीराज। हाँ। दूसरे पदाधिकारी भी थे, जैसे वाइल के लप्पार, जो राजा का आदेश लेने वाला होता था, कोषाध्यक्ष, या माणिक्य पंडारम कप्पन, जो खजाने या भंडार का प्रमुख होता था। वाइल के लप्पार, कोषाध्यक्ष, माणिक्य पंडारम कप्पन, ये सब पद थे। हाँ, ये श्रेणीबद्ध पद थे और अक्सर इन पदों पर राजा द्वारा चुने गए छोटे स्थानीय प्रमुखों को नियुक्त किया जाता था। उन्हें उनकी सेवा के बदले या तो भूमि अनुदान मिलता था या उनके अपने क्षेत्रों पर उनके अधिकार को मान्यता दे दी जाती थी। तो यहाँ भी स्थानीय प्रमुखों की भूमिका थी। बिल्कुल। 8वीं सदी तक पल्लव राज्य व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली के रूप में उभरी जिसमें राजाओं और प्रमुखों के बीच अधिकार साझा किया जाता था। एक पदानुक्रम था, राजा का आधिपत्य था, लेकिन प्रमुख उसके एजेंट और पदाधिकारी के रूप में काम करते थे। ये एक विस्तृत राजत्व था जिसमें राजा का अधिकार सीधे लागू होने के बजाय मुखियाओं, ब्रह्मदेय सभाओं और मंदिरों के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त होता था। अधिकार साझा करना, ये दक्कन से कितना अलग था? इसमें एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संश्लेषण भी जुड़ा था। पल्लव जब आंध्र में थे
तो उन्होंने उत्तरी राजनीतिक सांस्कृतिक मानदंडों जैसे धर्मशास्त्र, ब्राह्मणवादी ग्रंथ, महाकाव्य इनको आत्मसात कर लिया था। जब वो तोंडेनाडु आए तो वो ये सब अपने साथ लाए। उत्तरी प्रभाव। हाँ, लेकिन तमिल समाज और अर्थव्यवस्था की अपनी क्षेत्रीय विशिष्टताएं थीं। तो उत्तरी मानदंडों और दक्षिणी सामाजिक राजनीतिक संगठन के बीच एक नया संश्लेषण, एक नया मेल हुआ। पल्लवों को तमिलकम के कृषि संगठन को, जैसे नाडु जैसे स्थानीय किसान क्षेत्रों को और वहां के स्थापित किसान समुदायों और उनकी सभाओं, जिन्हें भी नाडु कहा जाता था, को मान्यता देनी पड़ी और उन्हें अपनी नई राज्य व्यवस्था में एकीकरण करना पड़ा। तो उन्होंने स्थानीय व्यवस्थाओं को भी अपनाया? हाँ, उन्हें अपनाना पड़ा। अब सवाल उठता है वैधता और एकीकरण का। ब्रह्मदेव और पौराणिक मंदिर ये नई वैधता प्रदान करने वाली शक्तियां थीं। ये उनके क्षेत्रीय आधार को मजबूत करने और एकीकृत करने के साधन भी बने। ब्रह्मदेव और मंदिर एकीकरण के साधन कैसे बने? दो मुख्य तरीके थे। एक, क्षेत्र के मुखियाओं को अधीन करना, शायद युद्ध के द्वारा। दूसरा, कृषि का विस्तार और एकीकरण। ब्रह्मदेव का दोहरा उद्देश्य था नई जमीनों पर खेती शुरू करवाना और जो मौजूदा पशुचारण या किसान बस्तियां थीं, उन्हें नए कृषि क्रम में शामिल करना। और इस पे ब्राह्मणों ने कैसे मदद की? ब्राह्मणों ने भूमि अनुदान के बदले शासकों का समर्थन किया। उन्होंने प्रभावशाली वंशावलियां बनाई, प्रशस्तियों में राजा को दिव्य उत्पत्ति प्रदान की। इससे राजा की वैधता बढ़ी। और स्थानीय मुखिया, क्या उन्होंने इस नई व्यवस्था को स्वीकार किया? हाँ, क्षेत्र के मुखिया परिवारों ने भी धीरे धीरे ब्राह्मणवादी विचारधारा को अपना लिया। वो भी भूमि अनुदान प्रणाली में शामिल हो गए, कभी विज्ञप्ति यानी याचिकाकर्ता बनकर, तो कभी अज्ञप्ति यानी अनुदान को लागू करने वाले अधिकारी बनकर। हमने उदयचंद्र का उदाहरण देखा था ना, वो इसी तरह के एक प्रमुख थे जो पल्लव प्रशासन में बड़े अधिकारी बने। उदयचंद्र। हाँ, तो ये सब दिखाता है कि पल्लव राज्य कोई केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था, जैसा कि पुराने इतिहासकार मानते थे। तो फिर पल्लव राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया का सार क्या था? सार ये था कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की जो जनजातीय या सरल राज्य व्यवस्थाएं थी, वो एक अधिक जटिल कृषि क्रम में बदल रही थी, जिसमें राजशाही का प्रभुत्व था। ये बदलाव भूमि अनुदान पर आधारित एक कृषि प्रणाली के पुनर्गठन के जरिए हो रहा था, जिससे भूमि में अलग अलग तरह के अधिकार पैदा हुए और एक पदानुक्रमित शक्ति संरचना बनी। और मंदिर और ब्रह्मदेव और मंदिर ये नए संस्थान थे जो संसाधनों को जुटाने और पुनर्वितरित करने का काम करते थे। पौराणिक विचारधारा ने मंदिर को वैधता प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया। मंदिर आर्थिक गतिविधियों और ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था पर आधारित सामाजिक रैंकिंग का भी केंद्र बन गया। तो मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र भी थे। बिल्कुल, यही पल्लव राज्य व्यवस्था की खासियत थी। और पांड्य राज्य व्यवस्था, क्या वो भी ऐसी ही थी? हाँ, लगभग सभी मामलों में पांड्य राज्य व्यवस्था पल्लवों के समान ही थी। तो फिर उनमें अंतर क्या था? मुख्य अंतर उनकी उत्पत्ति का था। पांडे एक स्वदेशी यानी स्थानीय शासक परिवार थे। संगम साहित्य में जो तमिल राजनीति की पारंपरिक त्रिकड़ी चोल, चेर, पांडे का जिक्र है, पांडे उनमें से एक थे। वो अपने पारंपरिक क्षेत्र यानी पांडी नाडु में ही अपनी शक्ति को फिर से स्थापित कर रहे थे। अच्छा, तो पांड्य स्थानीय थे जबकि पल्लव शायद बाहर से आए थे। हाँ, ऐसा माना जाता है, लेकिन पांड्यों पर भी उत्तरी प्रभाव पड़ा। उत्तरी संस्कृत पौराणिक परंपराओं ने पांड्य राज्य व्यवस्था के विकास को भी प्रभावित किया। कैसे? उन्होंने भी शैव और चंद्र वंश से अपना वंश जोड़ने का दावा किया। उन्होंने वैदिक यज्ञ करने, महादान, महान उपहार देने, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने और पौराणिक मंदिरों का निर्माण करने का दावा किया। तो उन्होंने भी वही तरीके अपनाए जो पल्लवों ने अपनाए थे? हाँ, उन्होंने भी एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था हासिल की जिसमें ब्रह्मदेव और मंदिर ने अर्थव्यवस्था, समाज और राज्य व्यवस्था के पुनर्गठन में एकीकृत संस्थानों के रूप में काम किया। तो दक्कन और तमिलनाडु की व्यवस्थाओं में मुख्य अंतर क्या रहा फिर? दक्कन में ढीला ढाला सामंत नेटवर्क और तमिलनाडु में ब्रह्मदेव मंदिर आधारित एकीकरण। हाँ, मोटे तौर पर ये कह सकते हैं। दक्कन की व्यवस्था ज्यादा अस्थिर लगती है, जबकि तमिलनाडु में ब्रह्मदेव और मंदिरों ने एक ज्यादा स्थिर एकीकृत आधार प्रदान किया। हालांकि वहां भी स्थानीय प्रमुखों और सभाओं का महत्व बना रहा। दोनों ही मॉडल पूरी तरह केंद्रीकृत नहीं थे। ठीक है, ये काफी विस्तृत विश्लेषण था राजनीतिक प्रक्रियाओं का। क्या हम एक बार प्रमुख शासकों और उनके काल को दोहरा सकते हैं संक्षेप में, सिर्फ याद रखने के लिए? हाँ, जरूर। चालुक्यों में पुलकेशी प्रथम,
543-66, पुलकेशी द्वितीय 609-42 बहुत महत्वपूर्ण है। फिर विजयादित्य 696-733 का शांतिकाल। पुलकेशी प्रथम, पुलकेशी द्वितीय, विजयादित्य, ठीक है, पल्लवों में ज्ञान किया। फिर राज सिंह 691 से 729, जिनके समय शांति रही और मंदिर बने, और नंदीवर्मन द्वितीय 731 से 96, जिनका चुनाव हुआ था। सिंह विष्णु महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, राज सिंह, नंदीवर्मन द्वितीय। और पांड्यों के इस दौर के शासकों के नाम उतने प्रमुख नहीं हैं, लेकिन 6ठी सदी से उनका भी उदय हो चुका था और वो पल्लवों के साथ लगातार संघर्ष में थे। ठीक है, तो अब हम इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों पर आते हैं, जो धारा 7.6 यानी सारांश पर आधारित होंगे। बिल्कुल। तो हमने क्या देखा? पहला पॉइंट ये कि 6ठी से 8वीं सदी ईस्वी में प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख नदी घाटियों जैसे कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा के आसपास केंद्रित राज्यों का उदय हुआ, मुख्य रूप से पल्लव, पांड्य और चालुक्य। दूसरा, इन राज्यों के बीच लगातार युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार, खासकर मुख्य क्षेत्रों के बाहर ने कई प्रक्रियाओं को गति दी, जैसे लोगों का पलायन, कृषि का विस्तार, नई संस्कृतियों और राजनीतिक विचारों का प्रसार और क्षेत्रीय पहचानों का विकास। तीसरा, हमने देखा कि कैसे जनजातीय प्रमुख राजाओं में बदल रहे थे। वर्ण विचारधारा का इस्तेमाल सामाजिक स्तरीकरण और राजत्व को वैधता प्रदान करने के लिए किया जा रहा था। पौराणिक वंशावलियां और वैदिक यज्ञ इसी वैधता निर्माण का हिस्सा थे। चौथा, राजनीतिक संगठन राजतंत्रीय था। प्रशासनिक व्यवस्था शुरुआत में सरल थी, लेकिन धीरे धीरे विकसित हुई। अमात्य या मंत्री के संदर्भ सीमित हैं, लेकिन अज्ञप्तियानेति जैसे अधिकारी महत्वपूर्ण थे। पांचवा, प्रमुख प्रशासनिक इकाइयां थीं आहार, विषय, राष्ट्र, नाडु और पल्लवों में कुट्टम। इनके अधिकारी थे विषयापति, राष्ट्राधिपति आदि। गांव के स्तर पर गमुंड, महाजन, सभा, ऊर जैसी संस्थाएं और कर्णिक जैसे अधिकारी थे। छठा पॉइंट राजस्व के बारे में था। छठा, राजस्व की कई स्रोत थे। भू राजस्व सबसे महत्वपूर्ण, साथ ही व्यावसायिक कर, विवाह कर, गृह कर, बिक्री कर, चुंगी। नमक निर्माण पर राज्य का नियंत्रण था। सातवां, राज्य की भूमिका सिर्फ टैक्स लेना नहीं थी, वो सिंचाई को बढ़ावा देते थे। ब्रह्मदेव बस्तियां बसाकर कृषि विस्तार करते थे, कला और वास्तुकला को प्रोत्साहन देते थे, खासकर मंदिर निर्माण, और धर्म को संरक्षण देते थे। और 8वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में। बिल्कुल। 8वां, ये दौर प्रारंभिक ऐतिहासिक जनजातीय राज्य व्यवस्थाओं के राजशाही प्रभुत्व वाले एक अधिक जटिल कृषि क्रम में परिवर्तन का था। इस परिवर्तन में ब्रह्मदेव और मंदिर एकीकृत संस्थानों के रूप में उभरे, जो संसाधन जुटाने, पुनर्वितरित करने और वैधता प्रदान करने का काम करते थे। पौराणिक विचारधारा ने इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये राज्य पूरी तरह केंद्रीकृत न होकर शक्ति साझा करने और एकीकरण के विभिन्न मॉडल्स पर आधारित थे। करने वालों के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर एक बार फिर से जोर देना चाहूंगी। देखिए, इस यूनिट की ये विस्तृत समझ यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। इतिहास, राजनीति, समाज, कई विषयों से इसके तार जुड़ते हैं। ये अवधारणाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि भारत में, खासकर दक्षिण भारत में, राज्य निर्माण की प्रक्रियाएं कैसे चली। ये दिखाता है कि राज्य कोई एक स्थिर चीज नहीं है, बल्कि वो ऐतिहासिक रूप से विकसित होता है और उसके कई रूप हो सकते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक प्रक्रियाएं जैसे राज्य का गठन, प्रशासन का विकास, विभिन्न समूहों का एकीकरण, शक्ति का बंटवारा, इन्हें समझना आज के शासन और सामाजिक संरचनाओं को समझने में भी काफी मददगार हो सकता है। सही कहा आपने। इतिहास हमें वर्तमान को समझने की दृष्टि देता है। श्रोताओं को मेरा सुझाव रहेगा कि इस विस्तृत विश्लेषण को समय निकालकर दोबारा जरूर सुनें, ताकि सभी बारीकियां और अवधारणाएं अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। ये निवेश आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, दोहराना बहुत जरूरी है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि इस दौर में लगातार युद्ध संघर्ष चल रहे थे, लेकिन साथ ही कला, साहित्य और खासकर भव्य मंदिर वास्तुकला का भी विकास हो रहा था। क्या शक्ति का प्रदर्शन और सांस्कृतिक उपलब्धियां हमेशा साथ साथ चलती हैं? क्या एक के बिना दूसरा संभव नहीं, या ये सिर्फ एक संयोग है?
इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और आप ऐसे ही और विस्तृत विश्लेषण चाहते हैं तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी, आपके सुझाव और आप आगे किन विषयों पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, इस यूनिट के अंत में जो अभ्यास एक्सरसाइजेस धारा 7.7 दिए गए हैं उन्हें हल करने का प्रयास भी जरूर करें। इससे आपकी समझ और पक्की होगी। बिल्कुल, अभ्यास बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर गहन चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।